नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपने मेरा जो इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू था वो देख लिया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसके माध्यम से भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकेगी। अगर आपने पहले का वीडियो देखा हुआ है तो और अच्छे से आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। करीब मैंने 25 क्वेश्चंस के आसपास दिए हैं। एक तरह से ओवरव्यू की तरह है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली इधर से आपको मिल सकते हैं और ओवरऑल आपको इकोनॉमिक सर्वे समझने में ये मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी है, आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बताना है थीम क्या है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि यही थीम होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर एग्जाम में तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस बार का अगर आप कवर पेज भी देखोगे तो यहां पर कोविड वॉरियर्स इस तरह से ज्यादा बताया जा रहा है, मतलब कि लाइव्स और लाइवलीहुड को किस तरह से बचाना है वो मेन थीम था इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे का। यहां पर फोकस किया गया है कि सरकार ने किस तरह से लॉकडाउन लगाकर जो लाइव्स है उसको बचाया है, इसके साथ साथ जो स्टिमुलस पैकेजेस लाए गए उसकी वजह से जो लाइवलीहुड है उसको भी बचाने की कोशिश की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया गया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, मतलब कि जो ग्रोथ है वो कितनी रहने वाली है। देखिए नॉर्मल जब आता है कि ग्रोथ कितनी रहने वाली है तो बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी यहां पर लगभग कितना होगा, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां 11%। इसको कंफ्यूज मत कर लेना अलग अलग चीजों से, क्योंकि जो बजट आया था वो इससे कम यहां पर रियल जीडीपी बता रहा है। जो IMF है उसने कहा था 11.5%, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका यहां पर कहना है 11% रहने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर अब आपको बताना है रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितनी रहेगी? और आपको यह पता ही होगा आई एम श्योर कि यूजुअली क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा आपको रियल जीडीपी से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बेसिक अंतर यह है इन्फ्लेशन का। यहां पर इन्फ्लेशन को अगर आप हटा दोगे तो वो एक ही हो जाता है। तो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी काउंट होता है, इसकी वजह से यहां पर आपको आंकड़ा ज्यादा मिलता है। तो नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15.5%। तो ध्यान रखिएगा नॉमिनल जीडीपी 15.5% बताया गया है। अब ध्यान रखना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2021-22 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 15.4% और जो रियल जीडीपी है वो आपका 11% बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब देखिए जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू टर्म्स में कितना होगा। यहां पर तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, राइट। इसलिए मैंने ग्रोथ लिखा है यहां पर। तो ग्रोथ की हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में जीडीपी क्या है कि ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो 2021-22 में यहां पर कितनी वैल्यू होने वाली है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। इसका जो राइट आंसर है देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 149.2 लाख करोड़। इसको मैं और अच्छे से आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो 2019-20 में हमारी जीडीपी कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, ये था 145.7 लाख करोड़। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है कब, 2020-21 में, जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है। इसकी वजह से 145.7 लाख करोड़ की जो जीडीपी थी इसका 7.7% कम हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 134.4 लाख करोड़। अब 134.4 लाख करोड़ का यहां पर कितना ग्रोथ होने वाली है रियल जीडीपी, ये होने वाली है 11%। तो 134.4 लाख करोड़ का 11% और हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 149.2 लाख करोड़। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, इसीलिए मैंने इसको 2-4 क्वेश्चन में करके आपको समझाने की कोशिश की। अब हम आते हैं दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कि जो 2.1 लाख करोड़ का यहां पर टारगेट रखा गया था सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का, सरकार यहां पर टारगेट रखती है। जैसे कि इस बार सरकार ने क्या टारगेट रखा है, 2021-22 में सरकार ने टारगेट रखा है 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे। लेकिन 2020-21 में सरकार ने टारगेट रखा था 2.1 लाख करोड़ का। लेकिन सरकार का टारगेट कितना अचीव हुआ है ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन है, और ये मेंशन है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज
15,000 करोड़। एग्जैक्ट फिगर आप देख सकते हो, सरकार को सिर्फ 15,220 करोड़ रुपए यहां पर मिले हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 30,000 करोड़, मोर देन 50,000 करोड़, ये सब गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की यहां पर बात कर रहा हूं। अभी भी 2-3 महीना बाकी है, तो हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में कुछ और इसके अंदर एडिशन हो जाएगा, लेकिन जो सरकार ने सोचा था इतना बड़ा अमाउंट 2.1 लाख करोड़, अब इसमें मेन कारण यह है दोस्तों कि जो LIC का IPO सोचा गया था जिससे करीब 90,000 करोड़ आ सकते थे, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि सर्वे ने एक टर्म का यूज किया है दैट इन 4 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि सुई जनरस केस बनाती है इन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग। देखिए, सुई जनरस का मतलब क्या होता है? यूनिक, समथिंग विच इज यूनिक। तो यहां पर सर्वे ये कह रहा है कि भारत ने जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग बनाई है भारत के अंदर, वो सुई जनरस है, मतलब कि यूनिक है पूरे विश्व के मुकाबले, क्योंकि कोविड के समय हर एक देश ने अलग अलग यहां पर स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की। भारत ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जो कि यूनिक है। तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो हमारी पॉलिसी है वो एक तरह से सुई जनरस बन जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकोनॉमिक रिवाइवल विदाउट सेकेंड कोविड वेव। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, जो वी शेप आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, मतलब आपने देखा कि इकोनॉमी किस तरह से पहले क्वार्टर में 23.9% नेगेटिव हुआ, फिर 0.75%, मतलब ओवरऑल ये 7-8% का कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अचानक से फिर से हम 11% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो वी शेप की रिकवरी है, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है एक तरह से, दैट इज ये हमने अचीव किया है विदाउट सेकेंड कोविड वेव। मतलब कि ज्यादातर अगर आप यूरोपियन देश देखोगे जहां पर इकोनॉमिक रिवाइवल करने की कोशिश की गई, ढिलाई रखने की कोशिश की गई, वहां पर सेकेंड कोविड वेव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो पीक है, आपको याद है हमारा पीक कब आया? सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब सबसे ज्यादा केसेस आने लगे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार नीचे जा रहा है। और फॉर गॉड से कि अभी तक सब कुछ चीजें सही चल रही हैं, लगातार केसेस नीचे जा रहे हैं, ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक तो सेकेंड कोविड वेव हमारे देश के अंदर नहीं आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी पर्टिकुलर अचीवमेंट को जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि इट इज सुई जनरस केस इन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग। तो ध्यान रखना किस चीज को बोला गया है, इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 4 पिलर स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय इंडिया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत के द्वारा कई सारे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट किए गए हैं। यहां पर आपको बताना है वो 4 जो पिलर के स्ट्रैटेजीज हमने अडॉप्ट किए हैं, उनमें से कौन सा वो पिलर नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपने इकोनॉमिक सर्वे ढंग से थोड़ा नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, और ज्यादातर लोग सोचेंगे कि हाँ, हो सकता है कि शायद कंटेनमेंट का हो, फिजिकल का हो, फाइनेंशियल, वैक्सीनेशन, लोग सोचेंगे होगा ही होगा, लेकिन ये गलत है। वैक्सीनेशन जो पिलर है ऐसा मेंशन नहीं किया गया। यहां पर जो 4 पिलर की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है भारत ने, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन है, वो आप देख सकते हो। एक है आपका कंटेनमेंट की पॉलिसी, फिजिकल, ज्यादा खर्च करना, फाइनेंशियल, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे कि लेबर कोड हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इसके अलावा आपने अभी फार्म लॉस को लेकर देखा। तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो, उसको एक तरह से 4 पिलर यहां पर आपको बताया जा रहा है। ये जो 4 चीजें हैं, तो ध्यान रखना वैक्सीनेशन या कोई और चीजें आए गलत हो जाएगा। ये 4 चीज याद रखना, 4 पिलर जो कि मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किन कारण की वजह से द ग्रोथ वाज कुशन्ड फ्रॉम डाइविंग फर्दर डाउन। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर ये कह रहा है कि जो हमारी ग्रोथ है, आपने देखा अभी कितनी होने वाली है, कितना डाउन जाने वाला है, 7-8% का नेगेटिव होगा, 7 से 8% के आसपास नेगेटिव जाने वाला है हमारा 2020-21 में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि ये और नीचे जा सकता था, 12%, 15% हो सकता था, लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं हुआ। कुशनिंग किससे मिला, मतलब कंफर्ट हमें किससे मिला? कुशन का मतलब क्या होता है? आप किसी जो है फ्लैट सरफेस पर कूदते हो तो यहां पर आपको चोट लगती है, लेकिन यहां पर एक बेड लगा दिया जाए, इस तरह का गद्दा लगा दिया जाए, कुशन मिल जाएगा, आपको थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा। चोट लगेगी लेकिन कंफर्ट मिल जाएगा अगर आप ऊपर से गिरोगे तो यहां पर जो गिरावट हुई है उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल गया है। किसकी वजह से, किसने सपोर्ट का काम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड नेट एक्सपोर्ट। देखो, जीडीपी क्या है यहां पर? जीडीपी इज नथिंग बट C+I+G+NX। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं। तो यहां पर क्या है,
कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से यहां पर क्या बोला गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है उसकी वजह से यहां पर कुशनिंग हो गई, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी जो नीचे जा सकती थी और ज्यादा वो नहीं गया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया है, अब इसको आपको समझ में आएगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द ग्रोथ वेंट डाउन, यहां पर पूछ रहा है कि ग्रोथ किसकी वजह से नीचे जा रहा है। अब देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो ये आराम से आप कर पाओगे। यहां पर मैंने क्या बोला कि C प्लस आई ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और यहां पर बेनिफिट कौन दे रहा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट कंजम्पशन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो सी और आई अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हमारी नीचे चली गई थी। तो आई होप कि दोनों को आप रिलेट कर पा रहे होगे यहां पर क्या कहना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाउ मच ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस इन FY21। क्या आपने सुना है कभी कि भारत में भी करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है? हमेशा हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होता है, किससे? इंपोर्ट से। तो हमेशा आप देखोगे तो इंपोर्ट हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि हम उतना ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, उतना जो हम एक्सपोर्ट करते नहीं है, तो एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर ज्यादा जाता है भारत से। लेकिन कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, इंपोर्ट काफी नीचे आ गया था, इंपोर्ट हो ही नहीं रहा था, राइट। इसकी वजह से हमें थोड़ा बेनिफिट मिल गया, और पहली बार मतलब करीब बताया जा रहा है कि 17 वर्ष में पहली बार, 17 ईयर्स में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला है। पहली बार एक्सपोर्ट ज्यादा है, और ये कितना होगा, ये है आपका 2% ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है। 2% यहां पर सरप्लस होने वाला है। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 2% सरप्लस होगा। इट इज अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है विच सेक्टर हेल्प टू कुशन द शॉक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी इन FY21। देखिए, अभी मैंने पिछला आपसे जो पूछा था वो जीडीपी से रिलेटेड पूछा था, C प्लस आई प्लस जी। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर यहां पर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने एक तरह से शॉक को रोकने का काम किया है? कौन सा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एंड आई एम श्योर ये आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका ग्रोथ कितना था, 3.4%। मतलब ये जो चल रहा है अभी वित्तीय वर्ष, ये 3.4% होने वाला है। और बाकी का जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग है सेकेंडरी, और टर्शरी हम किसको कहते हैं, सर्विस सेक्टर को कहते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंडरी वाला, ये भी नेगेटिव ग्रोथ में था, सर्विस सेक्टर भी आपका नेगेटिव ग्रोथ में था। इसकी वजह से जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इसने एक तरह से कुशनिंग का काम किया है, हेल्प करने का काम किया है, जो शॉक आया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है, देखो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। देखो, आप पहले समझो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कह रहा हूं तो बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। मतलब कि जो स्टॉक मार्केट है हमारा, सपोज मैं कहता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर जो कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड है ना, जैसे रिलायंस, टाटा, वो क्या है, लिस्टेड हैं। तो वो लिस्टेड जो कंपनीज है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि उनका शेयर्स कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो टोटल वैल्यू जो आती है उन कंपनीज की, जो वैल्यू है उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो आपको पता है कि अभी कुछ अनोखी चीज हुई है, वो क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो ये 100% को भी क्रॉस कर दिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2010 में हुआ था ऐसा, अक्टूबर 2010 में। उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब जीडीपी जितनी है हमारी, जो जीडीपी मैंने आपको बताया 190 लाख करोड़ या फिर 200 लाख करोड़ के आसपास आप कह सकते हो। तो ये जो जीडीपी है हमारा, अच्छा देखो कंफ्यूज मत कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो 140 लाख करोड़ के आसपास, वो रियल जीडीपी की हम बात कर रहे थे। जब मैं कहता हूं 195 लाख करोड़ या फिर 200 लाख करोड़, ये हम नॉमिनल वाली जीडीपी की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था नॉमिनल जीडीपी आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा रियल जीडीपी से। तो ये जो 200 लाख करोड़ के आसपास है, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कम हो गई है, किससे, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। जो शेयर्स की वैल्यू है, जो शेयर मार्केट की वैल्यू है, वो ज्यादा हो गई है, वो 100% को भी क्रॉस कर गया हमारे जीडीपी के, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 100% को ये क्रॉस कर गया है, क्योंकि जिस तरह से शेयर मार्केट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है इंडिया नाउ हैज फॉरेक्स रिजर्व टू कवर इंपोर्ट्स ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने कई बार वीडियोस भी बनाया है, $580 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया है। $580 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया है, जो फॉरेक्स रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर्स हैं, डॉलर हो गया, अमेरिकन डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ये जो फॉरेन करेंसीज होती है ना, वो रखते हैं, प्लस गोल्ड है, थोड़ा बहुत होता है, SDR की वैल्यू हो गई। तो ये जितनी भी चीजें, इसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है $580 बिलियन का, ये कितने महीने के इंपोर्ट को कवर कर सकता है? मतलब अगर सपोज हम कहते हैं कि
सिर्फ हमारे पास कुछ भी डॉलर अब आ नहीं रहा है, सिर्फ हम खर्च कर रहे हैं डॉलर को, तो कितने महीने तक हम सस्टेन कर सकते हैं? क्योंकि 1991 में अगर आपको याद होगा तो ये कितना दिन का हो गया था, 10 दिन का, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का बचा था, अगर हम फिर डिफॉल्ट कर जाते अपनी डेट पर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चीजें सुधर गई उस समय तो। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि हमारे पास जो इतना बड़ा रिजर्व हो गया है, कितने महीने तक ये कवर हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉरी ये गलत हो गया है, इसका राइट आंसर डी नहीं है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18 मंथ्स। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 18 मंथ्स, 1.5 ईयर्स तक का ये कवर कर गया है। आई एम सॉरी, यहां पर गलती से ये 36 मंथ्स लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेट इज करेक्ट। यहां पर ग्रोथ और डेट को लेकर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ मेंशन किया गया है, ग्रोथ और डेट, उसका रिलेशन मेंशन किया गया है। तो क्या आप मुझे यहां पर बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कुछ डेटा वाले भी हैं जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस तरह से भी आएंगे, और ये डायरेक्टली यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से मैंने उठाया है इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी बट नॉट वाइस वर्सा। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ज्यादा हमारा डेट सस्टेनेबल होगा। यहां पर बेसिकली कहने की बात यह कही जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि सरकार को ज्यादा डेट लेना, मतलब ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा सरकार उधार ले ले कोई दिक्कत नहीं है, अगर ग्रोथ होगा हमारा तो हमारा जो डेट है वो सस्टेनेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने 100 रुपए उधार लिया, ठीक है, इस 100 रुपए पे सरकार को इंटरेस्ट पे करना है 8%, मतलब एक साल के अंदर सरकार को कितना देना है? 8 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ग्रोथ यहां पर हुआ है हमारा 12%, मतलब ये 100 रुपए कितना बन गया? ये बन गया 112 रुपए, लेकिन सरकार को कितना देना पड़ा? सिर्फ 8 रुपए, तो एडिशन हुआ ना प्लस 4 रुपए का। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, अगर हमारा ग्रोथ होगा तो ये जो 8 रुपए का डेट है जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये जो 100 रुपए हमने उधार लिया है, ये सस्टेनेबल होगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम सिर्फ ध्यान देंगे कि डेट सस्टेनेबल हो, हम उधार ना लें, तो क्या ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे इसी चीज पर बल दे रहा है, और सेम यही चीज बजट के अंदर किया गया। आपने देखा जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए, याद रखेंगे तो चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है विच पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू एनेबल ग्रोथ ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि अगर ग्रोथ हमारी नीचे आती है, जैसे कि अभी क्या हुआ है, 7-8% की गिरावट होने वाली है, इस समय सरकार को क्या करनी चाहिए? कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? कौन सी बताइए? यहां पर 4 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर होगा, डायरेक्टली मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर सिक्लिकल का मतलब यह होता है कि आपने अभी क्या मैंने आपको बताया था, जीडीपी में जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो यहां पर जब जीडीपी हमारे नीचे जाती है तो उस समय गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो इसी को कहते हैं काउंटर सिक्लिकल, मतलब कि जिस तरह की फिजिकल, इसको हमें काउंटर करना चाहिए, गवर्नमेंट को काउंटर करना चाहिए यहां पर, और इसलिए हमारी जीडीपी बढ़ सकेगी यहां पर। और ऊपर जब जीडीपी चली जाए, जब प्राइवेट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाए, तो सरकार को बैकफुट पर आ जाना चाहिए, मतलब सरकार को फिर जितना एग्रेसिव तरीके से खर्चा कर रही थी यहां पर, उतना नहीं करना चाहिए, यहां पर सरकार को बैकआउट कर जाना चाहिए थोड़ा सा। यह है आपका काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न पे क्या सजेशन दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो है हमें अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है व्हाट द सर्वे सेज अबाउट इंडियाज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आपने देखा होगा नोमुरा हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, फिच की रेटिंग हो गई, अलग अलग आपने देखा होगा रेटिंग्स दिए जाते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होता है, मतलब भारत को कितना रेटिंग दिया जा रहा है। अब रेटिंग जब मैं कहता हूं तो देखो इसका सिंपल अर्थ ही होता है कि भारत सरकार ने जो डेट लिया है, क्या भारत सरकार सक्षम है उसको चुकाने के लिए कि नहीं। सपोज मैं कहता हूं कि चुकाने के लिए सक्षम है। अब सपोज एक तरफ कोई गरीब आदमी जा रहा है बैंक, उसको 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और एक तरफ मुकेश अंबानी जा रहे हैं, उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो गरीब आदमी होगा, बैंक उसको 1 लाख के ऊपर पता है कितना इंटरेस्ट लगाएगा? उसको लगा देगा 15% इंटरेस्ट लगा देगा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी 100 करोड़ भी लेने जाएंगे तो उनको यहां पर बैंक कहेगा चलो सर आप तो 8% में ही ये जो है ले जाओ 100 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है कि हम 8% पे भी देंगे तो मुकेश अंबानी 100 करोड़ रुपए चुका देंगे, लेकिन जो गरीब आदमी आया है शायद उसके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि अगर हमारी रेटिंग बेटर होगी तो इस केस में क्या होगा, हमें कम दाम पर
सरकार को कम दाम पर बोरोइंग का मौका मिल जाएगा। सरकार जो भी बोरो करती है, जैसे इस बार सरकार बजट में बताया गया 12 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी, तो जो 12 लाख करोड़ है अगर हम बाहर से कहीं से बोरो करते हैं एक्सटर्नल से, तो हमें सस्ते ब्याज दर पर 6% 5% सस्ते ब्याज दर पर बोरोइंग का मौका मिल जाएगा, जो अच्छा होगा, ताकि हमें कल के डेट में कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो भारत के फंडामेंटल को दिखाता नहीं है, मतलब कि जो अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए भारत को, वो ये लोग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो देते नहीं है भारत को। भारत का क्रेडिट रेटिंग जो है वो नीचे रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग को एक तरह से दिखाया गया है, बोला गया है कि आप इसके ऊपर ध्यान दो, और यहां पर भारत को भी अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो सिचुएशन है, चाहे आप फिस्कल पॉलिसी की बात करिए, किसी भी चीज को देखिए, तो भारत क्लियर तौर पर बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से रेटिंग नहीं मिलती है। तो ये बोला गया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि क्या सजेशन दिया गया है सर्वे के द्वारा टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी। जो गरीब इंसान है उसको पॉवर्टी से निकालने के लिए क्या सजेशन बोला गया है सर्वे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जस्ट फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। ध्यान रखना, जॉब, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ ठीक है, ये चाहिए यहां पर, लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, नो मैटर व्हाट, आप गरीब इंसान को बाहर नहीं निकाल सकते हो। हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी का कम इंपैक्ट आता है। वैसे क्या होगा, ग्रोथ के अंदर आप देखोगे तो यूजुअली कहा जाता है इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ने के साथ साथ जो गरीब इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी, उसको मौका तो मिलेगा जॉब करने का, इंडस्ट्रीज बैठेंगी तो मौका मिलेगा, रिच पर्सन हो सकता है थोड़ा और रिच हो जाए, लेकिन ग्रोथ जब होता है तो 85% उसका असर पॉवर्टी के ऊपर जाता है, पॉवर्टी को निकालने में मदद करता है, और 15% ऐसा होता है जो कि इनइक्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा सर्वे का कहना है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन दैन इनइक्वालिटी, मतलब कि ग्रोथ की वजह से इनइक्वालिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन जो बड़ा असर है वो पॉवर्टी एलिवेशन को इंपैक्ट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगेन ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है विच स्कीम प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग इनइक्वालिटी एज द एक्सेस ऑफ पुअरेस्ट टू द हेल्थ सर्विसेज। यहां पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि पुअर पर्सन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि पुअर पर्सन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। ध्यान रखना, आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई, इंद्रधनुष मिशन, ये सब गलत हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बोला गया है जो नेशनल हेल्थ मिशन है, एनएचएम, इसने बहुत बड़ा रोल अपनाया है पुअरेस्ट, जो गरीब इंसान है उसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। और सर्वे का यह भी सजेशन है कि यहां पर एनएचएम के साथ साथ अब जो आयुष्मान भारत है, इन दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए एक साथ। इसकी वजह से हमारी हेल्थ सर्विसेज काफी बेटर हो सकती हैं। तो याद रखना, स्पेसिफिक चीज याद रखना कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कि व्हाट इज द करंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिंग। देखो, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम लोग सिटीजन्स हैं, हमारी जेब से कितना रुपए खर्च होता है हेल्थ केयर स्पेंडिंग पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 65%। जो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, तो जो सिटीजन्स हैं वो 65% खर्चा कर रही है, और बाकी का यहां पर सरकार कर रही है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि इसको हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की आवश्यकता है। सरकार को हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। और इस बार का बजट आपने देखा होगा, हेल्थ के ऊपर जो बजट है वो 137% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के पास जब बाकी पैसा बचेगा, अगर लोग सारा अपना पैसा हेल्थ के ऊपर ही खर्च कर देंगे, तो यहां पर बाकी चीज पर कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें हेल्थ के ऊपर जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कम करना है। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर आपको बताना है व्हाट कमेंट डज सर्वे मेक्स ऑन रेगुलेशंस डन बाय द गवर्नमेंट। यहां पर ये पूछ रहा है कि सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बिजनेस को चलाने की कोशिश करती है, तो इसके ऊपर क्या कमेंट किया है सर्वे के अंदर। क्या भारत ज्यादा ही रेगुलेट करता है, ओवर रेगुलेट करता है, अंडर रेगुलेट करता है, लीस्ट रेगुलेट करता है, या इसमें से कुछ भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो कुछ ज्यादा ही ओवर रेगुलेट कर देती हैं। मतलब आप किसी चीज को हद से ज्यादा करोगे तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, आप खुद बताओ। मतलब आप सपोज कोई प्रोटीन ले रहे हो आप अपने शरीर के लिए, आपको लगता है कि आपके शरीर को फायदा होगा, लेकिन एक लेवल से ज्यादा आप प्रोटीन ले लोगे तो वो हानिकारक हो जाता है। तो सर्वे यही कह रहा है कि रेगुलेशन ठीक है करना,
रेगुलेट करना चाहिए बिजनेसेस वगैरह ठीक से नहीं, लेकिन आप हर एक चीज में बिजनेस को परेशान करोगे, ये भी करो वो भी करके लाओ छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो ओवर रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, जो अच्छा इंपैक्ट है जो आने वाला है वो भी चला जाता है। दिस रिजल्ट्स इन रेगुलेशंस बीइंग इनइफेक्टिव, मतलब उस रेगुलेशन का कुछ असर नहीं होता। तो भारत ओवर रेगुलेट करता है, ऐसा क्लियरली बोला गया है सर्वे के अंदर। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर भारत का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए ये न्यूज पुरानी है, लेकिन सर्वे के अंदर क्योंकि इसके बारे में मेंशन किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत आता है टॉप 50 के अंदर, याद रखना टॉप 30 नहीं, एग्जैक्टली मैं रैंक बताऊं तो 48th नंबर पर भारत का रैंक आपको मिलेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मतलब कि कहीं ना कहीं भारत पिछले वर्षों के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां पर फर्दर बोला गया है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सरकार ऑलरेडी खर्च कर रही है यहां पर, लेकिन एक लिमिट तक ही सरकार खर्च कर सकती है। तो प्राइवेट पीपल को इसके ऊपर आने की आवश्यकता है और भारत को जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उनके साथ कंपीट करने की आवश्यकता है। अभी हम 48 पर आ चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें और ज्यादा यहां पर हेल्प करना है। और कोई भी इकोनॉमी, लेट मी टेल यू, वो तभी ग्रो कर सकती है जब वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर आपको बताना है कि बेयर नेसेसिटीज के बारे में क्या बोला गया है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ओवरव्यू देखा होगा मैंने उसमें भी बोला था कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स टाइप की कोई चीजें लाई गई हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंप्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट। देखिए बेयर नेसेसिटीज का अर्थ ये हुआ कि किसी भी राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे वाटर की सुविधा, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो एनवायरमेंट, अदर फैसिलिटीज, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो मूलभूत चीजें हमारे रोजमर्रा जीवन के लिए, जीने के लिए, तो ये बेयर नेसेसिटीज कहा गया है। तो पिछले वर्षों के मुकाबले आप देख सकते हो 2012 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उतना एक्सेस नहीं था, लेकिन 2018 में देखिए जो बेयर नेसेसिटीज हैं उस मामले में हर एक स्टेट ने इंप्रूव किया है। यहां पर हर एक स्टेट ने इंप्रूव किया है, मतलब कि बेटर परफॉर्म किया है, वहां पर लोगों की सुविधा बढ़ गई है। तो ये बताना चाह रहा है यहां पर इट हैज इंप्रूव्ड। अगर एग्जाम में आता है डिक्लाइन, गलत हो जाएगा, क्या सेम रहा है, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को आपको याद रखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर आपको बताना है कि सर्वे ने किस देश से भारत को सीखने के लिए कहा है, मतलब कि भारत को किस देश से सीखना चाहिए एक्सपोर्ट के मामले में। कौन सा ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट में बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप सोचोगे चाइना, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब सर्वे बोल सकता है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, कई लोगों को लगेगा वियतनाम होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। यहां पर आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो पिछले 10 वर्षों में ग्रोथ रहा है एक्सपोर्ट का, ये 8.6% है। आप देख सकते हो भारत का ग्रोथ रेट पता है कितना है, जस्ट 0.9% पिछले 10 वर्षों में। मतलब इतने हर साल हमने सिर्फ 0.9% ऐसे हमने ग्रोथ किया है। क्या इस तरह काम चल पाएगा एक्सपोर्ट का? अगर हमें एक्सपोर्ट हब बनना है, हम इसकी बात करते हैं, तो यहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इससे हमें सीखने की आवश्यकता है, ऐसा सर्वे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्कीम है जो कि हमें भारत को इंटीग्रल पार्ट बनाएगी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है कि यहां पर विश्व में कहीं पर कोई चीजें बन रही हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट आपको भारत में मिलेगा, वहीं से होकर वो गुजरेगा। जैसे चाइना हो गया, चाइना में कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे होगे, उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी ऐसी कोई ना कोई चीज होगी जो कि चाइना से रिलेटेड होगी। तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक तरह से भारत भी इंटीग्रल पार्ट बन जाए। ये कौन सी स्कीम है जो कि मदद कर सकती है? ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर होगा पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यहां पर सरकार ने कहा है कि आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स करिए, मेडिकल डिवाइसेस करिए, कुछ भी करिए, सरकार यहां पर आपको हर एक प्रोडक्शन पर इंसेंटिव देगी। तो ये पीएलआई स्कीम है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत चर्चा किया हुआ है, स्टडी आई के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो। आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन टू स्टेबलाइज प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यह कहा गया है कि सरकार ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे ताकि जो फूड आइटम्स हैं उसका प्राइस स्टेबल रह सके, बहुत ज्यादा ऊपर ना चला जाए। तो कौन कौन से स्टेप लिए गए थे? एंड आई एम श्योर ये सबको पता होगा, ऑल ऑफ दी अबव। दैट इज एक्सपोर्ट को आपको याद होगा, अनियंस को बैन किया गया था एक्सपोर्ट करने में, स्टॉक लिमिट को यहां पर इंपोज कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ पल्सेज हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, इस तरह की चीजें कही गई थी। लेकिन क्या ये एक अच्छी चीज है? नहीं, अच्छी चीज नहीं है। यहां पर चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहां पर हमें और ज्यादा ओपन होना पड़ेगा। सपोज आप एक्सपोर्ट करने से बैन कर दोगे अनियंस को, तो जो किसान अनियन बनाया है, ठीक है, एक तरफ हम फार्म लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन अनियन जो बनाया गया है उसको आप बैन कर रहे हो, तो मतलब किसान को सही फायदा मिलना चाहिए था ना, उसका सही दाम मिलना चाहिए था, अच्छा प्राइस का, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा उसको ज्यादा दाम मिल रहा है एक्सपोर्ट में, लेकिन आप करने नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? तो यही कहा गया है कि इस तरह की चीजें करी गई थी।
तो ये है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2021 एमसीक्यू। और यहाँ पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एक और, यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, आपको बताना है। ये मेंशन किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है ये कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इंश्योरेंस वाला याद है ना आपको, फसल बीमा इंश्योरेंस वाला। तो इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी IQ, आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।